नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी वीडियो है ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास कोर्स भी हिंदी है। कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु। इसकी व्याख्या मैं आपको करवाने जा रही हूँ कि पर्वतों में जब वर्षा ऋतु आती है तो वहां पर प्रकृति किस प्रकार जो है प्रत्येक पल हर क्षण जो है अपना रूप बदलती रहती है। इसके बारे में जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्मिता नंदन पंत जी की ये कविता है और बहुत ही सुंदर कविता, और ऐसा लगता है मानो जब इस कविता की मैं आपको व्याख्या करवाऊंगी, जब इस कविता को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि मानो जो है ये सब जो है हमारी आंखों के सामने हो रहा है। बिल्कुल सजीव चित्रण जो है इसका किया गया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु वर्षा ऋतु, परिवर्तित बदलना, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। इस कविता में जो प्रकृति के सुकुमार कवि है स्मिता नंदन पंत जी, इन्होंने पर्वतीय इलाके में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। मानो ऐसा लग रहा है कि वर्षा हमारे सामने हो रही है और बिल्कुल पर्वतों में सचमुच जो है इस प्रकार के परिवर्तन जो है हो रहे हैं। तो पर्वतीय प्रदेश में जो है वर्षा ऋतु आने पर वहां प्रकृति जो है पल पल हर क्षण अपना रूप बदल रही है। उसमें पल पल प्रत्येक क्षण जो है बदलाव हो रहे हैं। कभी बादल छा जाते हैं तो बादल छाने से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, तो कभी अचानक से जो है धूप जो है निकल आती है। तो वर्षा ऋतु में समझ ही नहीं आता कि कब वर्षा शुरू हो जाएगी और कब जो है धूप निकल आएगी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल। करघनी ये कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, आपने देखा होगा। हरियाणा राजस्थान की तरफ जो इस आभूषण को ज्यादा पहना जाता है रजवाड़ों में। साड़ी के ऊपर एक कमरबंद कुछ लोग चांदी का बनवाते हैं, कुछ लोग आर्टिफिशियल भी पहनते हैं, कुछ गोल्ड का बनवाते हैं। एक चेन सी होती है और उसमें झालर सी लगी होती है। तो उसी प्रकार जब पर्वत के चारों तरफ जो है फूल खिल जाते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ने भी जो है करघनी पहन पहन ली हो, यानी करघनी नाम का वो आभूषण पहन लिया हो। तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। सहस्त्र हजार दृग सुमन पुष्प रूपी आंखें, अवलोक देखना, महाकार विशाल आकार, ताल तालाब और दर्पण आईना। इस पद्यांश में कवि ने जो है पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहते हैं कि करघनी के आकार वाले पहाड़ पर खिले हजारों पुष्प रूपी नेत्र फाड़कर, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़, हजारों पुष्प रूपी सुमन पुष्प रूपी नेत्र जो है फाड़कर नीचे जल में, नीचे जो है जल में अपने विशाल आकार महाकार अपने विशाल आकार को अवलोक रहा है, बार बार देख रहे हैं। करघनी नाम का मानो उन्होंने आभूषण जो है पहन लिया है और वो जो हजारों पुष्प है अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर जो नीचे विशाल आकार में जो जल फैला हुआ है उसको जो है उसमें जो अपने आप को बार बार देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिसे अपने चरणों में पाला है, चरणों में पला ताल, पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वो जो है तालाब पहाड़ के लिए जो है विशाल एक बड़े आईने का काम कर रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि पहाड़, मद मस्ती, झग फेन। फेन मतलब झाग, जिस प्रकार हम शैम्पू यूज करते हैं तो किस प्रकार की झाग बनती है, साबुन हम यूज करते हैं तो कैसी झाग बनती है, तो उसके लिए यहाँ पर फेन लिखा गया है। उर हृदय उच्चाकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव स्थिर, नभ आकाश, शांत तो शांति होगा, अनिमेष एकटक। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर अर्थ जाएगा कि मोती की लड़ियों के समान जो सुंदर झाग से भरे हुए झरने हैं वो झरझर की आवाज करते हुए इस प्रकार बह रहे हैं मानो वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो, और उनकी जो करतल ध्वनि है वो मनुष्य की नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है। तो कवि ने जो है
झरनों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि वो ऐसे प्रतीत हो रहे मानो अला में मोती पिरोए गए हो और झाग से भरे हुए है, और उनकी करतल ध्वनि जो है मनुष्य में जो है उत्साह को भर देती है। तो गिरिवर के उर से उठ उठकर वही जो पेड़ है वो क्या है, वो पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अपने मन में जो है ऊंचा उठने की इच्छा को लिए हुए एक टक दृष्टि से, अनिमेष एक टक दृष्टि से शांत आकाश को इस स्थिर होकर, नीरव स्थिर होकर इस प्रकार देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लोबूधर, फड़का पार पारद के पार, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गई धारा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर पहाड़, पारद के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख, रवशेष केवल आवाज करते रह जाना, सभ्य सभय भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम है, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल जादूगरी। तो इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि तेज बारिश हो रही है और मौसम ऐसा हो गया है कि चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध छा जाती है। वर्षा ऋतु में आप देखते होंगे कभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, कभी धूप निकल आती है और बारिश के बाद जो एकदम से जो है धुंध छा जाती है। तो घनी धुंध के कारण ऐसा लगता है उस समय कि मानो पेड़ कहीं उड़ गए हैं, यानी उस समय पेड़ नहीं दिखाई देते, चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध छाई हुई दिखाई देती है, अर्थात ऐसा लगता है कि पेड़ जो है कहीं गायब हो गए हैं। और उस समय कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो पूरा आकाश ही जो है धरती पर आ गया हो, और उस समय केवल रव शेष रह गए, केवल झरनों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है पूरा आकाश धरती पर आ गया है और सिर्फ झरनों की आवाज ही सुनाई देती है। वह टूट पड़ा भूपरंबर, मानो पूरा आकाश जो है धरती पर टूट पड़ा हो। और उस समय ऐसा प्रतीत होता है प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर मानो सभे डर के कारण जो है, या भयानक रूप देखकर या डर के कारण जो है शाल के वृक्ष जो है धरती के अंदर धस गए हैं। उठ रहा धुआं, और चारों तरफ धुआं ही धुआं उठने लगता है, यानी वो धुंध जब छाती है और ऐसे लगता है उस समय मानो तालाब में, जो पानी के जो तालाब है उनमें जो है आग लग गई हो। यो जलदयान में विचर, तो ऐसे मौसम में जो है वर्षा के देवता भगवान इंद्र को माना गया है। तो इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जो है जादू का खेल दिखाता हुआ जो है घूम रहा है। तो इस कविता में जो है स्मिता नंदन पंत ने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।